नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारे और आपके आने वाले कल को पूरी तरह से बदल कर रख दे। आज का मुद्दा कोई आम मौसम का उतार चढ़ाव नहीं है। हम एक ऐसे भयंकर प्राकृतिक बदलाव को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी खेती और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अंदर तक हिला सकता है। तो चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि असल में होने क्या वाला है। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए हमें इतिहास के एक पन्ने को पलटना होगा। सोचिए, 1877 में अचानक ऐसा क्या हुआ था जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली। कोई विश्व युद्ध नहीं चल रहा था, कोई बड़ा भूकंप नहीं आया था और ना ही कोई महामारी फैली थी। तो फिर इतनी बड़ी तबाही मची कैसे? 2 करोड़ 1877 की गर्मियों में ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में सिर्फ इस एक अकाल के कारण लगभग 2 करोड़ लोग भूख से मारे गए थे। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। गांव के गांव खाली हो गए थे। एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसने पूरे भारत को अंदर तक तोड़ दिया था। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। बिल्कुल उसी साल 1877 में ही चीन में भी भयानक अकाल पड़ा, जिससे करोड़ों लोग मारे गए। ब्राजील में 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई और अफ्रीका तक में भुखमरी फैल गई। दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग एक साथ तड़प रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिका के मिनेसोटा में उस साल सर्दियां आई ही नहीं। अब सवाल ये है कि इस पूरी ग्लोबल तबाही के पीछे वजह क्या थी? इसका कारण था एल नीनो। अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के पूर्वी और मध्य हिस्से में जो सतह का पानी होता है, उसका अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो जाना ही एल नीनो कहलाता है। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने इसे बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया था, छोटा बच्चा। लेकिन यकीन मानिए, जब ये अपने चरम पर आता है तो इसका असर किसी भी तरह से बच्चे जैसा नहीं होता। असल में ये काम कैसे करता है? देखिए, नॉर्मल दिनों में जो समुद्री हवाएं होती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो प्रशांत महासागर के गर्म पानी को धक्का देकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं, जिससे वहां और हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं अचानक कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी अपनी ही जगह पर फंसा रह जाता है। नतीजा, दुनिया भर की हवाओं और बारिश का पूरा सिस्टम ही पलट जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज 1877 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मौसम पूर्वानुमान केंद्र ECMWF और NOAA ने एक बहुत ही डराने वाली चेतावनी दी है। उनके मॉडल्स के हिसाब से 2026 में 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो आने वाला है। एक्सपर्ट्स तो इसे सुपर या मेगा एल नीनो तक कह रहे हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये ठीक उस वक्त अपने पीक पर होगा जब भारत में मॉनसून का सीजन चल रहा होता है। इस गणित को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, एल नीनो तो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन तब दुनिया इतनी गर्म नहीं थी। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का तापमान पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। अब सोचिए, इसमें जब सुपर एल नीनो की वजह से 1.5 डिग्री और जुड़ जाएगा तो टोटल 2.9 डिग्री सेल्सियस का जंप देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 40 डिग्री की गर्मी से तपते हुए एक कमरे में कोई आकर हीटर भी चला दे। तो इसका हमारे और आपके जीवन पर सीधा असर क्या होगा? इस आने वाले संकट को हम 4 अलग अलग लेयर्स या स्तरों में समझ सकते हैं। मॉनसून, हमारी खेती, हीटवेव और आखिर में महंगाई। ये चारों मिलकर एक ऐसा चेन रिएक्शन बनाते हैं जो हर घर के दरवाजे तक पहुंचता है। पहली और दूसरी लेयर को समझने के लिए बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की 51% खेती आज भी पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती है और अनुमान यह है कि इस मेगा एल नीनो के दौरान हमारी बारिश सामान्य से घटकर सिर्फ 92% रह सकती है। मतलब, जब हमारी आधी से ज्यादा खाद्य सुरक्षा सीधे बारिश पर टिकी है तो एक कमजोर मॉनसून का सीधा अर्थ है पूरे कृषि तंत्र का खतरे में पड़ना। और यहीं से शुरू होती है हमारी चौथी लेयर, महंगाई। ये तो सीधा सा गणित है। जब खेत में फसल कम होगी तो बाजार में चीजों के दाम बढ़ना तय है। एक सामान्य एल नीनो के दौरान खाने पीने की चीजों में महंगाई औसतन 5% तक बढ़ती है। लेकिन एक सुपर एल नीनो में ये स्पाइक 9% या उससे भी ज्यादा तक जा सकता है। और इस आसमान छूती महंगाई की सबसे गहरी चोट उन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ती है जिनके पास कोई खास सेविंग्स नहीं होती।
लेकिन इन सब के बीच एक और खतरा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और वो है रात की भयंकर जानलेवा गर्मी। हम हमेशा दिन की तेज धूप और गर्मी से डरते, राइट? लेकिन सच तो ये है कि रात का तापमान कम न होना शरीर के लिए ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हमारे शरीर को रिकवर होने के लिए रात में ठंडक चाहिए होती है। दिल्ली का 2024 का ही डेटा देख लीजिए। दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री तक ऊपर चला गया। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। शहरों का कंक्रीट और डामर दिन भर ओवन की तरह गर्मी सोखता है और फिर रात को धीरे धीरे उसे बाहर निकालता है। और इस भयंकर गर्मी का सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगतता है? देश के 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स। इसमें हमारे रिक्शा चलाने वाले, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर और सड़कों पर घूमने वाले डिलीवरी पार्टनर्स शामिल हैं। इनके पास ना तो कोई एसी कमरा है, ना गर्मी से बचने के लिए कोई पेड लीव है, और ना ही कोई खास सेफ्टी नेट। ये सिर्फ सेहत का नुकसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी है। डेटा बताता है कि तापमान में सिर्फ 1 डिग्री की बढ़ोतरी होने से इन वर्कर्स की कमाई 14% गिर जाती है, और हीटवेव के दिनों में तो ये कमाई 40% तक कम हो जाती है, क्योंकि बार बार ब्रेक लेना पड़ता है और पानी या दवाई का खर्च बढ़ जाता है। अगर इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हीटवेव की वजह से हमारी इकोनॉमी को $194 बिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और मौतों के जो सरकारी आंकड़े आते हैं ना, और जो असलियत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि गर्मी से 10 से 20 हजार मौतें हुईं, लेकिन वास्तविक अनुमान बताता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख लोग गर्मी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। दुनिया भर में हीट वेव से मरने वाला हर 5वां इंसान भारतीय है। ये फर्क इसलिए आता है क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर अक्सर हार्ट अटैक या ऑर्गन फेलियर लिख दिया जाता है, लेकिन उस हार्ट अटैक को ट्रिगर करने वाली जो भयंकर गर्मी थी उसे कहीं दर्ज ही नहीं किया जाता। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे ये 4 लाख रुपए का आंकड़ा एक बड़ी वजह माना जाता है। सरकारी नियमों के मुताबिक अगर हीट वेव को आधिकारिक तौर पर एक नोटिफाइड डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए, तो हर पुष्ट मौत पर सरकार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। यही कारण है कि इस भीषण गर्मी को अक्सर उस आधिकारिक सूची में शामिल करने से बचा जाता है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं कि इस चिंता को हम समाधान में कैसे बदल सकते हैं। एक बहुत ही शानदार फैक्ट आपको बताता हूँ। 12 डिग्री सेल्सियस। रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि सड़कों के किनारे लगे पेड़ों की घनी छांव अकेले ही तापमान को 12 डिग्री तक कम कर सकती है। अगर तपती हुई सड़क का तापमान 47 डिग्री है, तो प्राकृतिक छांव उसे सीधे 35 डिग्री पर ले आती है। ये प्रकृति का अपना, बिना बिजली से चलने वाला एयर कंडीशनर है। लेकिन हमारी जमीनी हकीकत इस समाधान से बिल्कुल उल्टी चल रही है। एक तरफ हम पौधारोपण के बड़े बड़े दावे सुनते हैं, वहीं आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी बताती है कि लगाए गए हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ों के बदले हम 18 वर्ग किलोमीटर पुराने और घने पेड़ काट देते हैं। और जो नए छोटे पौधे लगाए भी जाते हैं, उनमें से 90% तो सही देखरेख के बिना वैसे ही सूख जाते हैं। और ये सब कोई दूर दराज की बात नहीं है। मुंबई के मैंग्रोव्स, दिल्ली का रिज फॉरेस्ट, गढ़चिरौली में माइनिंग के लिए साफ किए जा रहे जंगल और गुड़गांव में डेवलपमेंट के नाम पर कटते पेड़, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। विकास जरूरी है, लेकिन अगर उसकी कीमत हमारा अपना इकोसिस्टम है, तो ये सौदा बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो व्यक्तिगत तौर पर आज हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम, नए पौधे लगाने से ज्यादा फोकस पुराने पेड़ों को कटने से बचाने पर होना चाहिए। इसके अलावा अपने बैग में या पॉकेट में हमेशा एक ओआरएस का पैकेट रखें। दोपहर 12 से 4 बजे की तीखी धूप में गैर जरूरी काम से बाहर जाने से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके घर या ऑफिस के आसपास जो भी डिलीवरी वाले, गार्ड्स या मजदूर धूप में काम कर रहे हैं, उन्हें 1 गिलास ठंडा पानी जरूर ऑफर करें। और अगर एक लंबे और स्थायी समाधान की बात करें, तो हमें अपनी बिजली के सोर्स को बदलना होगा। आज भी हमारी 70% बिजली कोयला जलाकर बनती है, यानी गर्मी से बचने के लिए हम जो एसी चलाते हैं, वो बाहर का तापमान और ज्यादा बढ़ा रहा है। इस दुष्चक्र को तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है रूफटॉप सोलर पैनल्स। आज के समय में सोलर एनर्जी दुनिया भर में काफी सस्ती हो गई है। इसे अपनाना सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, हमारी जेब के लिए भी एक समझदारी का कदम है। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्या 2026 या उसके बाद पैदा होने वाले बच्चे कभी जान पाएंगे कि 30 या 35 डिग्री वाली एक नॉर्मल गर्मी कैसी होती है? अगर आज हमने कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं किया और अपने जंगलों को नहीं बचाया, तो शायद उनके लिए गर्मी का मतलब सिर्फ 45 डिग्री वाली झुलसाने वाली लू ही रह जाएगा।
वक्त आ गया है कि हम सिर्फ बातें न करें, बल्कि आज ही से छोटे छोटे कदम उठाएं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।